जैसे हमने डिप्रेशन में मेंशन किया कि बहुत बारी जो थॉट्स होते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स कैन फर्दर लीड टू सुसाइड, या फिर सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, बट सुसाइड अटेम्प्ट तक नहीं जाएगा, बट सुसाइड तक बहुत बारी केसेस में चला जाता है। तो सुसाइड क्या है? सुसाइड क्या है वो तो सबको पता है, बट एवरी सुसाइड इज अ मिसफॉर्च्यून। सुसाइड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी एक एज ग्रुप में होगा या फिर किसी एक जेंडर में होगा। हर जगह किसी भी जगह किसी भी जगह सुसाइड जो है वो हो सकता है। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ सुसाइड? सुसाइड की अगर हम रिस्क फैक्टर देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और उन सब फैक्टर्स का साथ में मिलकर काम करने की वजह से जो है सुसाइड हो सकता है। अब इसमें फैक्टर्स क्या हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हर फैक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है व्हेन इट कम्स टू सुसाइड। ओके, अब और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, स्पेशली डिप्रेशन एंड अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। क्योंकि अल्कोहल में अगर आप बहुत ज्यादा किसी ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है या फिर कोई भी सब्सटेंस कंज्यूम कर रखा है, तो उसमें आप ज्यादातर लोग क्यों पार्टीज एंड ऑल में भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं? क्योंकि जो चीजें वो कॉन्शियसली नहीं कर सकते हैं वो अपनी उस ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में करते हैं, जो कि अंडर अल्कोहल होता है। तो ऐसे ही जो चीज मतलब सुसाइड करने का वैसे जो करेज है वो कॉन्शियसनेस में एक इंसान को नहीं आएगा, बट जब अल्कोहल कंज्यूम कर लेगा तो फिर वो करेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो और चीजें हैं वो हैं नेचुरल डिजास्टर्स फेस करना, वायलेंस फेस करना, एब्यूज या लॉस एंड आइसोलेशन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं दैट कैन फर्दर लीड टू सुसाइड। नेक्स्ट इज, अब जो नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है वो ये है कि अगर पहले किसी इंसान ने सुसाइड करने की कोशिश करी है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान दोबारा भी सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द वेरियस सुसाइडल बिहेवियर्स? हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंसान सुसाइडल है? अब बहुत बारी जो सुसाइडल बिहेवियर होता है उससे पहले हमें दिख जाता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, और इमोशनल एक्सप्रेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो दैट मीन्स इट कैन फर्दर लीड टू, जरूरी नहीं है हर केस में, बट देयर आर चांसेस दैट इट कैन लीड टू सुसाइड। देन जो suicidal thoughts हैं, it leads to suicidal action only when acting on these thoughts seems to be the only way out of a person's difficulties. Suicidal thoughts बहुत बारी आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल हो चुका है, कि क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई डिप्रेशन का फेज आता है, एंजाइटी का फेज आता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो हमारे दिमाग में आता है कि ओके, इससे अच्छा तो ये लाइफ एंड ही हो जाए क्योंकि बहुत सफरिंग है। वो आना कोई बात नहीं, सुसाइडल थॉट आना कोई बात नहीं, लेकिन उस एक्शन पे हम अमल कब करते हैं? जब हमें लगता है कि इसके अलावा तो अब कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सुसाइड ही करनी पड़ेगी, मुझे अपनी सफरिंग को एंड करने के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मुझे सुसाइड ही करनी पड़ेगी। जैसे कई लोग उन्होंने बहुत सारे पैसे उधार ले रखे होते हैं, उधार कहीं से चुक नहीं रहा है, कुछ और भी नहीं मिल रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि यही एक ऑप्शन है, मैं चला जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ चली जाएंगी। ठीक है, तो सुसाइड हमेशा तब होता है। अब जो रैमिफिकेशंस ऑफ सुसाइड है वो सोशल सर्कल पे और कम्युनिटीज पर बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर कोई सुसाइड से मरता है तो यस, इट हैज अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। जैसे अगर आज सोनम वांगचुक जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो वो किस लिए बैठे हैं? क्योंकि उन 18 बच्चों ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। तो इट हैड अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इट हैड a devastating impact which is very long term. ठीक है, now explain the stigma surrounding suicide and ways to overcome it. Now what do you think, क्या stigma attached है with suicide? सुसाइड के साथ में ये स्टिग्मा अटैच्ड है कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो वीक होते हैं। लोग ये बोलते हैं कि अरे कायर था,
या थी, कायरता क्यों दिखानी है, वीकनेस क्यों दिखानी है, अपनी जान लेना इज द वीकेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, तुम्हें लड़ना चाहिए था। बट आई थिंक इट्स द करेजियस थिंग, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्यों? क्योंकि उस इंसान को, अब आपको अगर एक चोट भी लगती है तो कैसे दर्द होती है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे को कोई चोट ना लगे, हमारा जितना भी बिहेवियर है। अगर यहाँ आप अभी मैं एकदम से कोई ऐसा पैलेट रख दूंगी जो कि बहुत गर्म है, तो तुम्हारा हाथ अगर उस पर लगेगा, फर्स्ट रिफ्लेक्स वुड भी कि हाथ पीछे ले लोगे तुम। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्स है हमारा कि हमें अपने आप को अपनी डेंजर से बचाना है, ठीक है। तो कितना ज्यादा करेज लगा होगा ना उस बच्चे के लिए, उस इंसान के लिए, कि वो अपने आप को इस कदर हर्ट पहुंचा दे कि उससे उसकी जान ही चली जाए। तो इट इज द मोस्ट करेजियस थिंग आई थिंक, कि उस इंसान ने कितना पहले बैटल लड़ा होगा कि फाइनली उसको लगा कि ओके, दिस इज द लास्ट बैटल आई नीड टू फाइट, एंड देन एवरीथिंग विल बी ओवर आफ्टर इट। So this is the stigma attached. अब जो stigma surrounding suicide continues despite recent advances in research in this field. अभी भी लोगों को यही लगता है कि डिप्रेशन जैसी चीज कुछ नहीं होती, मेंटल इलनेसेस कुछ नहीं होते। This is the stigma still attached with suicide as well. ये कायर था, किसी ने ये नहीं सोचा कि उसके पीछे कितना संघर्ष था, कोई नहीं सोचता। So due to this, many people who are contemplating or even attempting suicide do not seek help, thus preventing timely help from reaching them. इसलिए बहुत सारे लोग जो सेल्फ हार्म कर रहे हैं चोरी छुपे, अगर सेल्फ हार्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सुसाइड तक भी पहुंच सकते हैं कुछ केसेस में। और जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, वो भी किसी को नहीं बताते हैं कि हाँ हमने कोशिश करी है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई उसको सीरियसली नहीं लेगा। Therefore, improving identification, referral and management of behavior are crucial for preventing suicide. तो हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किस इंसान के अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं, ताकि हम उस चीज के ऊपर वर्क कर सकें एंड फाइनली इन सब चीजों को अवॉइड कर सकें, मैनेज कर सकें। Therefore, we need to identify vulnerability, comprehend the circumstances leading to such behavior and accordingly plan interventions. तो हमें vulnerability identify करने की जरूरत है। अब vulnerability हम कैसे identify करेंगे? उनके symptoms पर ध्यान देकर और उनके ऊपर ध्यान देकर फिर उसके बाद में उसको मैनेजमेंट, सही प्रोफेशनल हेल्प दिलवाकर we can avoid the suicides. हाउ कैन वी प्रिवेंट सुसाइड्स? अब सुसाइड जो है ऑब्वियसली प्रिवेंटेबल है। कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की जरूरत है, जहां पर गवर्नमेंट, मीडिया, सिविल सोसाइटी सबके सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब अगर मिल के काम करेंगे तो हम सुसाइड्स को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ मेजर्स हैं जो WHO बोलता है कि हम ले सकते हैं, जैसे लिमिटिंग एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड। इसलिए आप देखोगे कि पहले जो दवाइयां बहुत आसानी से केमिस्ट के पास मिल जाती थी, आजकल वो दवाइयां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ओवरडोज उनका कैन लीड टू डेथ। तो इसलिए बहुत सारे लोग उन मेडिसिन का यूज करते थे अपने आप को मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए। इसलिए अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन नहीं मिलती है मार्केट में। तो ऐसे जितने भी मीन्स हैं हम उनका एक्सेस लिमिट कर सकते हैं। मीडिया, दूसरी चीज ये है कि मीडिया को एक रिस्पॉन्सिबल वे में सुसाइड्स को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम है कि ये सारी चीजें रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल वे में, कि जिससे दूसरे को उससे प्रेरणा नहीं मिल रही है, दूसरा उस चीज से डर रहा है या फिर उससे एक लेसन ले रहा है। नेक्स्ट इज अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज लानी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर चीजें अल्कोहल इंड्यूस्ड हो रही हैं। तो अल्कोहल, अब जैसे पीछे हुआ था कि मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दिया था अल्कोहल का जिम्मा, तो उन्होंने स्कीम्स निकाल रखी थी, 1 पे 1 फ्री, 2 पे 1 फ्री। अब जब तुम ऐसी स्कीम्स निकालो, क्योंकि एमएनसीज का काम क्या है, उनको तो सिर्फ अपना काम बढ़ाना है, तो अगर तुम ऐसे लोगों को ये सब चीजें दे दोगे तो ऑब्वियसली वो तो इसको बोलेंगे ना कि और बिकनी चाहिए ये सब चीजें। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए अल्कोहल रिलेटेड। इसके अलावा अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर द पीपल हु आर एट रिस्क। आप उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करो और फिर उनको एक केयर भी प्रोवाइड करो, जिसमें कम्युनिटी केयर है, सोसाइटी केयर है, प्रोफेशनल के पास लेकर जाओ। नेक्स्ट इज जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना कि वो कैसे असेस कर सकते हैं कि एक इंसान सुसाइड प्रोन है, या फिर वो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने सुसाइड कर रहा है या सुसाइड करने की बातें भी कर रहा है,
तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, ये सारी ट्रेनिंग हमें हेल्थ वर्कर्स को देनी चाहिए, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं। नेक्स्ट इज ऐसे लोगों के लिए केयर होनी चाहिए, कम्युनिटी केयर होनी चाहिए जिन्होंने पहले सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है या उन्होंने कर ली है और वो उसमें असफल रहे, इसी वजह से बच गए, तो हमें उनको कम्युनिटी केयर देने की जरूरत है। These are some of the measures according to WHO that we can take to prevent the suicides. Next question is how can we identify students in distress? क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में आजकल सुसाइड बढ़ गई है, जो कि पहले कोटा जैसे शहरों में हो रहा था, बट आजकल हर जगह हो रहा है। अभी पीछे ये केस आया था जिसमें 8 या 9 साल की लड़की ने अपने जयपुर में एक स्कूल में ही उसने सुसाइड कर ली जंप करके। हाँ, 8 साल की, हाँ 8-9 इयर्स की थी वो बच्ची, तो उसने सुसाइड कर ली। तो इसलिए कि कैसे पता चले कि बच्चों में भी डिस्ट्रेस है, ये जानने का क्या तरीका है। तो कोई भी अगर आपको चेंज नजर आ रहा है बच्चे के अंदर, जो बच्चे की स्पेशली एडोलेसेंस, अगर उनकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करता हुआ आपको दिख रहा है, उनकी अटेंडेंस या उनकी बिहेवियर चेंज होते हुए अगर आपको दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा किसी डिस्ट्रेस में है, हो सकता है। मतलब अब बहुत बारी तो इस एज में डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, लेकिन पहला सवाल टीचर का या पेरेंट का ये होना चाहिए कि कहीं कुछ लाइफ में तो चेंज नहीं हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा ये बिहेवियर चेंज हो गया है। इसके अलावा अगर बच्चा बदतमीजी कर रहा है तो फिर वो बात अलग है, लेकिन पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए फॉर द एडोलेसेंस एंड फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर दैट मैटर। अब जैसे कि अब कुछ सिम्टम्स बच्चे भी दिखाते हैं, जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज। पहले बच्चे जो चीज करने में बहुत मजे करते थे, अब वो नहीं करना चाहते हैं, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर बच्चे का ग्रेड जो है कम, कंटिन्यूअसली वो डिग्रेड हो रहा है, मतलब कम होता ही चला जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। डिक्रीजिंग एफर्ट, किसी भी चीज में बच्चा एफर्ट लगाना ही नहीं चाह रहा है, अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। मिसबिहेविंग इन द क्लासरूम, बदतमीजी भी अगर वो कर रहा है, क्योंकि बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, अटेंशन के लिए बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव अटेंशन के लिए करते हैं, या फिर ये उनका वे ऑफ टेलिंग होता है कि भाई वी आर इन अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो एडल्ट से ही सीख रहा है। एडल्ट भी क्या करते हैं, कभी भी सामने से नहीं दिखाते कि हमें सपोर्ट की जरूरत है। हमारे बहुत ज्यादा नॉर्मल है हमारे घरों में कि वो कभी नहीं दिखाएंगे कि हमें सपोर्ट की जरूरत है, बैठ के बात कर ले कि ओके आई एम डीलिंग विद दीज थिंग्स, आई नीड योर सपोर्ट, वो नहीं बात करते हैं एडल्ट। बच्चे भी वही सीखते हैं कि ओके अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम गुस्सा करके दिखाएंगे, बदतमीजी करके दिखाएंगे, चीजें फेंक देंगे, ये सब करके वो अपने दिखाते हैं कि वी आर ऑल्सो डीलिंग विद सम काइंड ऑफ डिस्ट्रेस। सो एक चीज ये। उसके बाद में मिस्टीरियस और रिपीटेड एब्सेंस, बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है उसके पास में कोई जवाब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना या फिर ड्रग मिसयूज करना, ये भी एक वजह है जो कि बता रहा है कि बच्चा शायद अंडर डिस्ट्रेस है। क्योंकि अगेन बच्चों को लगता है कि इन सब चीजों को यूज करके हम शायद अपने स्ट्रेस को कोप कर लेंगे, बट वो कोप नहीं कर रहे हैं, अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं। नेक्स्ट इज हाउ कैन बी स्ट्रेंथन स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चे के सेल्फ एस्टीम से जुड़ी हुई हैं, तो हम कैसे बच्चे का सेल्फ एस्टीम जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर इन द फेज ऑफ डिस्ट्रेस। कभी भी कोई भी लाइफ में चैलेंज आएगा, अगर एक इंसान का सेल्फ एस्टीम अच्छा है तो उससे अच्छे से डील कर लेगा, एक इंसान का अगर नहीं है तो फिर वही सब खराब ही होगा। तो इसलिए कोपिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए सेल्फ एस्टीम का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें किसी बच्चे का पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम फॉस्टर करना है तो कुछ अप्रोचेस हैं जो हमें बच्चों के साथ में यूज करने की जरूरत है। सबसे पहला है एक्सेंटुएटिंग पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस टू डेवलप पॉजिटिव आइडेंटिटी, दिस इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन सेल्फ। बच्चे को याद दिलाओ कि जब पहले आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी तो आपने उससे बहुत अच्छे से डील किया था, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिससे आपको लग रहा था कि मैं डील ही नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, बट यू डेल्ट विद इट, बल्कि तुमने उसको ओवरकम भी किया। तो बच्चे को वो चीज याद दिलानी चाहिए जिससे बच्चा कॉन्फिडेंस में आएगा कि ओके मैंने पहले किया तो मैं अब दोबारा कर लूंगा।
नेक्स्ट इज बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दो जिससे वो फिजिकल, सोशल और वोकेशनल स्किल्स डेवलप करे। जब फिजिकल, सोशल और वोकेशनल, बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा दिमाग अगर नई चीज नहीं सीखने में लगेगा ना तो पुरानी चीजों को कुरेदेगा। जितने भी ऐसे लोग हैं जो मेंटल इलनेसेस से जूझ रहे हैं वो अपने पास्ट में अटके हुए हैं या वो अपने फ्यूचर में अटके हुए हैं। प्रेजेंट में अगर आपको कभी भी लग रहा है ना, कभी भी, कि मैं ड्राउन हो रहा हूं या हो रही हूँ, वेदर इन माई फ्यूचर, वेदर इन माई पास्ट, एनीथिंग, हमेशा एक नई स्किल सीखना शुरू कर दो। क्योंकि जितना आप अपने ब्रेन को बिजी रखोगे, क्योंकि नई स्किल सीखना, बिजी करना, जितना आप ब्रेन को बिजी रखोगे ना उतना आपका ब्रेन विल नॉट फॉल फॉर द मेंटल इलनेसेस, क्योंकि उसका ध्यान ही भटक जाएगा। ठीक है, सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिकल, सोशल और वोकेशनल स्किल्स डेवलप करवाना। नेक्स्ट इज बच्चे के साथ में एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। वो ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन सबसे पहले तो पेरेंट्स को बिल्ड करना चाहिए ताकि बच्चा आकर आपको सब कुछ बताए और एज एन एडल्ट आप उसको सही राह दिखा पाओ। अगर पेरेंट्स के साथ में नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट टीचर्स को ऐसा करना चाहिए या किसी और एडल्ट को ऐसा करना चाहिए, सिबलिंग भी हो सकता है, आंट्स भी हो सकते हैं, अंकल्स हो सकते हैं, कोई भी, कि आप एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन बच्चे के साथ में बिल्ड कर रहे हो जिससे बच्चा आकर आपको बताए और कल को आप उसे सही राह पे डाल सको। ओके, नेक्स्ट इज गोल्स फॉर द स्टूडेंट्स शुड बी स्पेसिफिक। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे से क्या चाहते हो और उसका जो गोल होना चाहिए वो मेजरेबल भी होना चाहिए। आप उसको ऐसी कोई अनोखी चीज करने को मत बोल दो जो शायद बच्चा केपेबल ही नहीं है। हर बच्चे के अपने पोटेंशियल्स होते हैं। अब इसमें कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है, हर कोई आइंस्टाइन नहीं बन सकता। कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं, व्हाट्स द बिग डील। जितना बच्चा मेहनत कर रहा है एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करो। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रेलिवेंट गोल उसके पास में होना चाहिए। आप उसको इररेलिवेंट गोल मत दो, आप उसके लिए अनअचीवेबल गोल मत दो। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो बच्चा फिजिकली एबल्ड है या मेंटली एबल्ड है उसको ह्यूमैनिटीज में डाल देते हैं ये सोच के कि भाई ह्यूमैनिटीज तो उससे हो ही जाएगी। अगर बच्चा मेंटली एबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड अगर बच्चा है तो वो ह्यूमैनिटीज भी कैसे करेगा ना। तो बट ये सब कोई नहीं समझता। सो इस तरीके की चीजें जो है वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है अगर हमें बच्चे का सेल्फ एस्टीम जो है वो फॉस्टर करना है। Next, we are going to begin with the very important disorder, schizophrenia. अब मैंने कहा था आज ना हो। Schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. ओके, सो स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक साइकोटिक डिसऑर्डर है और बहुत ही ज्यादा बुरी डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान को नंबर ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं दैट विल रेंज फ्रॉम, बेसिकली ये डिसऑर्डर इंसान की सारी फंक्शंस को हैम्पर कर देती है। कोई एक चीज भी नहीं बचेगी। अगर लग रहा है किसी को, जब अब जैसे डिप्रेशन में इंसान जो है एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपना करियर संभाल लेता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं हो पाएगा। वो सारी की सारी जितनी भी स्किल्स हैं इंसान की वो सबको हैम्पर कर देगी अगर सही टाइम पर वो आइडेंटिफाई होकर ट्रीट नहीं होती है। तो धीरे धीरे करके स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो वर्स हो जाती है और वो सारी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उन सबको अफेक्ट करती है। ठीक है, so to define, schizophrenia is the descriptive term for a group of psychotic disorders in which personal, social and occupational functioning deteriorate as a result of disturbed thought processes,
स्ट्रेंज परसेप्शंस, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स एंड मोटर एबनॉर्मैलिटीज। तो तुम ये देखो डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज नहीं बच रही है। मोटर एबनॉर्मैलिटीज भी आएंगी, इमोशनल भी आएंगी, परसेप्शन भी आएगा, सब कुछ आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है, मतलब ये सामने वाले को तो, जो फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, उनको तो परेशान करेगा ही करेगा, अपने उस इंसान के लिए जो उससे जूझ रहा है उसके लिए भी बहुत बुरा है। सो सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज ट्रेमेंडस। पेशेंट्स भी उससे उतना ही परेशान है जितना उसके आसपास वाले। अब जो सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो 3 तरीके के होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोसोमैटिक। ये 3 तरीके के सिम्टम्स होते हैं और इनके अपने अपने सिम्टम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पॉजिटिव सिम्टम्स करेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स में ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव का साइन क्या होता है? प्लस। मतलब यहां पर हर चीज का एक्सेस होगा, हर चीज, चाहे थॉट हो, परसेप्शन हो, एनीथिंग, हर चीज का एक्सेस होगा इसके अंदर, यानी कि एडिशंस होंगे। अभी धीरे धीरे ये चीज तुम्हें समझ में आएगी जैसे जैसे मैं पॉजिटिव सिम्टम्स आगे लेके जाऊंगी। सो पॉजिटिव सिम्टम्स, दैट इज एक्सेस ऑफ थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। पॉजिटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल एक्सेसेस। Positive symptoms are pathological excesses or bizarre additions to a person's behavior. अब इसमें क्या आ जाता है? Delusions, disorganized thinking and speech, मतलब थिंकिंग भी खराब हो जाएगी और स्पीच भी खराब हो जाएगी। Heightened perception and hallucination, परसेप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हर चीज को बहुत ज्यादा परसीव करेंगे जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम। देन इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट भी अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। अब केस टू केस डिफर करेगा कि किसी में पॉजिटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी में सिर्फ नेगेटिव, या किसी में सिर्फ और सिर्फ साइकोसोमैटिक लिख दिया, साइकोमोटर, आई एम सो सॉरी। हाँ, कॉम्बिनेशन बन जाएगा, साइकोमोटर सिम्टम्स है, तो वो डिपेंड कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले पॉजिटिव सिम्टम्स आए, किसी ने ध्यान नहीं दिया बहुत लंबे समय से, फिर नेगेटिव के कुछ कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे, फिर इसका भी ध्यान नहीं दिया जा रहा तो साइकोमोटर सिम्टम्स भी आ जाएंगे। कभी कभार कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वो केस टू केस डिपेंड करता है यूजुअली। ओके, सबसे पहले जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, सबसे पहला है इसके अंदर सबसे पहला है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स जो होते हैं वो होते हैं फॉल्स बिलीव्स, जिनका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। आप जितना मर्जी उनको बोल दो कि भाई आप जो सोच रहे हो वो गलत है, आप जो बिलीव कर रहे हो वो गलत है, वो नहीं मानेंगे। दिस इज डिल्यूजन्स। To be precise, the definition is a delusion is a false belief that is firmly held on inadequate grounds. कोई बेस नहीं है, illogical होंगे बेसिकली। ठीक है, अब आप जितनी मर्जी रैशनल आर्ग्यूमेंट दे दो, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आप जितनी मर्जी रियलिटी उनको दिखाने की कोशिश कर दो। अब डिल्यूजन्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन सबसे ज्यादा कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया में, जिसमें लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई प्लॉटिंग कर रहा है, उनको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तो उनके खिलाफ बेसिकली कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको ऐसा लगता है। या फिर उनको कोई थ्रेटन कर रहा है, उनको कोई अटैक कर सकता है, उनको कोई फॉलो कर सकता है। बेसिकली वो अपने आप को विक्टिमाइज करते रहते हैं विद इन दिस डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ओके, नेक्स्ट है
डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में लोग जो है स्पेशल या कोई पर्सनल मीनिंग अटैच करते हैं टू एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस से वो कर रहा है, जैसे हमारे पास में एक केस आया था हॉस्पिटल में, उसको ऐसा लगता था कि एलियंस उसके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आसमान में बिजली चमकती थी तो उसे ऐसा लगता था कि एलियंस उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसने क्या किया, बिजली चमकता तो नॉर्मल है भाई, बादल आपस में टकराएंगे, वो जो भी साइंटिफिक रीजन है वो नॉर्मल है, लेकिन उसने अपना एक स्पेशल रेफरेंस क्रिएट कर लिया है विद बिजली चमकना। ओके, दिस इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर का मतलब है लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास में कोई स्पेशल पावर्स हैं, वो एम्पावर्ड हैं। ओके, एक और केस आया था हमारे पास, नहीं ये केस नहीं आया था हमारे पास में, मैंने उसमें पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था एक बारी कि एक बंदा था, उसने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन डाल दिया कि डू यू नो दिस कि 11वां अवतार आएगा विष्णु जी का जिसका नाम कल्कि है। ठीक है, कि कलयुग का खत्म, जैसे हर युग को खत्म करने के लिए विष्णु जी का एक अवतार आया है, तो वैसे ही कलयुग को खत्म करने के लिए विष्णु जी का एक और अवतार आएगा जिनको हम कल्कि बोलते हैं। कली को मारेंगे और कल्कि है उनका नाम। तो अब उस बंदे ने क्या किया, उसने रेजिग्नेशन डाल दिया अपने ऑफिस में, अपनी गवर्नमेंट जॉब से, ये रीजन देकर कि मैं विष्णु जी का 11वां अवतार हूं और मुझे इस दुनिया को बचाना है, तो मुझे छुट्टी चाहिए, मतलब मुझे ये जॉब नहीं करनी। दिस इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। ठीक है, कि मेरे पास में एक पावर है, या फिर मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं वैसे करूंगा तो वो हो जाएगा। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, या फिर उनके जो एक्शंस हैं, वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, कोई और कंट्रोल कर रहा है। जैसे अगर जैसे मैंने पिछली किसी क्लास में तो मैंने बोला था कि हाउस ऑफ सीक्रेट्स देखना, दैट इज बेस्ड ऑन दैट बुराड़ी केस, जिन्होंने 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, 11 पत्नी 12 आई फॉरगॉट, तो उन्होंने एक साथ वो कर ली थी, जिसपे एक डिटेल्ड सीरीज भी बनी है जो कि मैंने बताया था तुम्हें। हाँ, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जिस इंसान ने, उन्हीं की फैमिली के एक इंसान ने उन सबको जो है कन्विंस किया था टू डू दिस रिचुअल, जिसमें वो अपने आप को टाई करेंगे, अपने हाथ भी टाई करेंगे और फिर स्टूल हटाकर लटक जाएंगे और उनको कोई आकर बचा लेगा, उनको आके भगवान बचा लेंगे। तो अब उसमें क्या है, वो उनके फैमिली में ना उनके पापा की डेथ हुई थी। ओके, पापा से बहुत अटैच थे सबके सब। जब पापा की डेथ हुई तो मतलब जो घर था वो पूरा बिखरने जैसा हो गया था, क्योंकि सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद में ये दिस पर्सन जिसने सबको कन्विंस किया, वो ऐसा होता था उनके साथ में कि पापा की आत्मा उसके अंदर आ रही है और वो कुछ कुछ बोलती है और एक बंदा है वो लिखता है। एंड एवरीबडी वाज सो अटैच्ड टू दैट फादर कि हर कोई उसमें बिलीव भी करता था, और वो अपने फादर की वॉइस में बात करता था, वो अपने फादर की वॉइस हूबहू वही वॉइस होती थी, बोलने का तरीका भी वही होता था। पता नहीं, कुछ नहीं पता। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल व्यू देयर वाज नो पोजेशन, इट हैज ऑलवेज बीन द डिसऑर्डर्स। सब कर लेते हैं यार, हमारा माइंड कुछ भी कर सकता है, हमारा माइंड कुछ भी कर सकता है। यस, हम बहुत देर तक, बहुत टाइम तक अगर किसी एक इंसान के साथ में रहते हैं एंड वी आर अटैच टू दैट पर्सन, हम उसकी वोकैबुलरी अडेप्ट करने लग जाते हैं, हम उसका बोलने का तरीका अडेप्ट करने लग जाते हैं। तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड ना। एंड इफ द माइंड वांट्स कि भाई ये इंसान अपने पापा से जुदा होना ले नहीं पा रहा है, तो इसको अपने पापा की याद दिलाने के लिए मुझे इसको अपने पापा से मिलवाना पड़ेगा,
तो चलो मैं एक और आइडेंटिटी क्रिएट कर देता हूँ जो उसके पापा की है। बिल्कुल हो सकती है ये चीज, ठीक है, अगर हम इसको साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें। सुपरस्टिशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत सिंपल है। तो इसमें इस इंसान को लगता था कि जब उसके पापा की आत्मा उसके अंदर आ जाती है तो उसके थॉट्स और इमोशंस जो हैं वो पापा कंट्रोल कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पापा मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे पापा की आत्मा मुझ में आ रही है और वो मुझे कंट्रोल कर रही है। दिस इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब हर केस में ये डिफर कर सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बाकी देखो, मैं ये बोल के छोड़ देती हूँ चीजों को कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो इविल भी है। तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों ने इन सब चीजों पे स्टडीज करी हम एकदम से उनको नकार तो नहीं सकते ना। उन्होंने भी तो स्टडीज करी है ना, तभी तो वो ये सब बोल रहे हैं। तो मे बी, बट मे नॉट बी, मे बी नॉट, हाँ मे बी नॉट, कंफर्म कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उस इंसान से मिले ही नहीं है। अब वो लोग तो मर चुके हैं ना, कौन देगा हमारे आंसर्स? कोई नहीं देगा। तो हर इंसान अपने तरीके से आंसर्स ढूंढ रहा है। ओके, सो दिस इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आई विल फिनिश द क्लास हियर, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।